बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग सोचते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और उनके मेंटल हेल्थ, वेल-बीइंग और साइको सोशल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग कुछ-कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं आप, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में हैं, उदो सुरेखा जी। उदो सुरेखा जी से हमारा जो मुलाकात हुई थी प्री पीएचडी कोर्स वर्क में पिछले वर्ष पीपीएन कॉलेज को ये मौका मिला था। तो उस बीच हमारी इनसे बातचीत हुई और जितना मैं इनको जानती हूँ, मुझे पता है कि इनको अपने विषय में बहुत ही पारंगत विशेषज्ञता हासिल है और बहुत रुचिपूर्ण तरीके से वो इस बात को रखते हैं। तो मैं आज इस मंच पर उदो सुरेखा जी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी पूरे मनोविज्ञान विभाग की तरफ से, प्राचार्य सर की तरफ से, पीपीएन कॉलेज की तरफ से और ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो अरविंदो सोसाइटी है हमारी दिल्ली, न्यू दिल्ली में, वहाँ पर एज़ अ रिसोर्स पर्सन के रूप में इनके लेक्चर हमेशा प्रायः होते रहते हैं और वहाँ पर ये दर्शन के साथ-साथ जो आपके श्रीमद् भागवत गीता है और भी उपनिषद हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर इनके लेक्चर वहाँ होते रहते हैं और वो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहाँ के लोग लाभान्वित होते रहते हैं और जब मुझे ये पता लगा कि इनकी बहुत रुचि है दर्शन में, भारतीय मनोविज्ञान में, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर था कि हम उसका लाभ हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मिल सके। तो यही सोचते हुए मुझे लगा कि साल खत्म होने वाला है और साल के जाते-जाते एक अच्छी-सी चीज़ हो जाए और वो ये है, इसका जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। कम से कम मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम अपने बारे में जानने की विधि सीख लें या जानना शुरू कर दें, उतना ही अच्छा हमारे ओवरऑल करियर के लिए होगा, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए होगा और हम अंतर्मन से बहुत ही सुख का अनुभव करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उदो सुरेखा आपको बुलाना चाहूँगी कि आप इस मंच पर हमारे विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित करें कि सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस इन इंडियन साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में हम कैसे बच्चों को और लाभान्वित कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है उदो सुरेखा जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मुझे रुचि है इसमें, इस सब्जेक्ट में और मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है आपके काम से कि आप कितना अच्छा बच्चों के लिए हमेशा ज्ञानवर्धन के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे खुद उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे हमेशा मन रहता है कि आपके किसी भी कार्यक्रम में मैं छोटा सा कुछ भी जो भी हो सके योगदान दूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी बच्चों मैम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगी इस हैप्पीनेस सेंटर में। इतना अच्छा इनिशिएटिव है तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए और मैम जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा मैं अभी कह भी रहा था आप लोगों से कि आपके सिलेबस में तो इसमें हेल्प मिलेगी ही, लेकिन लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि मनोविज्ञान जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और कैसे उसकी थ्योरी को प्रैक्टिस में लाया जाए, कैसे जीवन में उसको अप्लाई किया जाए, ये सब चीज़ें आपको इसी हैप्पीनेस सेंटर में सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़े रहें और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी के साथ मैं अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ऑल राइट। तो आज का जो विषय है हमारा वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। इस विषय पे आज चर्चा होगी। तो आई होप आप लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा हो। एक बच्चा कोई मुझे प्लीज़ बता दे कि प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ग्रेट। तो ये आज का विषय है सेल्फ अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस। दो विषय हैं आप कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही विषय जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही गहराई से ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं।
और दोनों जो ये विषय हैं, ये भारतीय मनोविज्ञान में और भारतीय दर्शन में ये खासा महत्व रखते हैं। देखिए, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ और दर्शन मेरा स्पेशलाइजेशन है। लेकिन जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि मनोविज्ञान और दर्शन ये आपस में जुड़े हुए हैं, और एक समय में मनोविज्ञान और दर्शन एक ही थे। तो दर्शन और मनोविज्ञान दोनों की ही बात मैं आपके सामने रखूंगा। तो दर्शन में और मनोविज्ञान में सेल्फ अवेयरनेस और हैप्पीनेस, इन दोनों को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है। कि जब हम अपने बारे में जानेंगे तभी हम सच्चे सुख, सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम आनंद क्या है, सुख क्या है, इसको समझेंगे, तब हम ये जान लेंगे कि हम कौन हैं, हमारा सत्य क्या है। तो जो स्वयं को जानने की बात है, स्वयं की ओर जागरूकता की बात है, सेल्फ अवेयरनेस, और सुख या आनंद का जो एक विषय है, जो उसकी अवधारणा है, ये दोनों विषय आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यही समझ में आएगा कि कितना घनिष्ठ इनके बीच में संबंध है। ऑल राइट, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। बीच में अगर कहीं भी आपको लगे कि प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जैसा कि मैं कह रहा था, द फोकस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडियन फिलोसफी हैज़ ऑलवेज बीन ऑन सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज। इसको हम लोग सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस को सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, और जिसको हम लोग संस्कृत में या हिंदी में आत्मज्ञान कह सकते हैं। तो उपनिषदों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है, आत्मानम विद्धि। आत्मानम विद्धि, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं नो योर सेल्फ, है ना। तो जैसे सॉक्रेटिस ने ग्रीस में कहा नो योर सेल्फ, उसी प्रकार से हमारे उपनिषदों ने कहा नो योर सेल्फ, कि अपने आप को हम जाने। देखिए, अच्छा जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम अपने आप को जाने। तो इसीलिए जो भारतीय मनोविज्ञान है उसने हमेशा से इस पर फोकस किया है। मॉडर्न साइकोलॉजी का फोकस अलग अलग रहा है, आपने पढ़ा है, आप सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि पहले बिहेवियरिज्म पे फोकस रहा, कॉग्निटिविज्म पे फोकस रहा, फिर साइको एनालिसिस पे फोकस रहा, और फिर अब ह्यूमनिज्म और पॉजिटिव साइकोलॉजी पे फोकस आ रहा है, हैप्पीनेस की बात अब हो रही है। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान जो हजारों साल पुराना है, उसमें ये बात हमेशा से होती रही है, और हमेशा से उसका फोकस इसी विषय पर रहा है। अब आप पूछेंगे कि क्यों क्यों इस विषय पर भारतीय मनोविज्ञान ने फोकस किया, इसकी क्या वजह है। तो उनका ये मानना है कि ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, कि हम अपने आप को जानें। So this is so because ancient Indian thinkers considered self-knowledge as the ultimate purpose of human life. इसी को उन्होंने निश्रेयस कहा, कि हमारे जीवन का सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो लक्ष्य है वो यही है कि हम अपने आप को जानें। इतना बड़ा इन्होंने इसको स्थान दिया है। हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को जानने के प्रयास में लगा रहता है, जाने अनजाने। आप सोचेंगे कि मैं तो नहीं अपने बारे में इतना सोचता हूँ, लेकिन जाने अनजाने हम सभी अपने आप को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसलिए इसी को परम पुरुषार्थ निश्रेयस का स्थान भारतीय मनोविज्ञान में दिया गया है, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो अक्सर हम लोग, बच्चे लोग बात करते हैं ना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का।
तो पर्पस यही है कि हम अपने आप को जानें, अपने सत्य को पहचानें। ऑल राइट, तो इसी पे फोकस किया गया। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हम अपने जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उससे हम निजात पा पाएंगे। सो बाय दिस नॉलेज वन अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। फ्रीडम, फ्रीडम का अगर हम संस्कृत करें तो होगा मोक्ष, मुक्ति। तो मोक्ष की जो बात होती है, वो किससे मोक्ष पाना चाहते हैं, किससे मुक्ति पाना चाहते हैं? अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, अपनी चिंताओं से। हर कोई सुखी होना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इस पर फोकस किया गया है ना, कि पूरे जगत में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जो कहे कि मैं सुखी नहीं होना चाहता हूं, मैं दुखी होना चाहता हूं। ऐसा कोई नहीं है। हर कोई अपने दुखों से निजात पाना चाहता है, और हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहता है। ये नहीं कि थोड़े से समय, कि 5 मिनट के लिए हम सुखी होना चाहते, नहीं। हम ये चाहते हैं कि फॉर एवर एंड एवर, है ना। जैसे स्टोरीज में कहा जाता है ना, ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हर कोई अपना हैप्पीली एवर आफ्टर ढूंढ रहा है। तो वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? कहीं फॉरेन कंट्री में रहने से मिलेगा, या कोई बहुत पावरफुल स्टेटस बनाने से मिलेगा? किसी चीज से नहीं मिलेगा। अपने आप को जानने से मिलेगा, अपने सत्य को जानने से मिलेगा। ये भारतीय दर्शन और भारतीय मनोविज्ञान का मानना है। सो वन अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल हैप्पीनेस मतलब हमेशा हमेशा के लिए जो एक सुख, शांति और संतुष्टि, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट एंड पीस, ये आपको इसी से प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ उपनिषदों की। उपनिषदों में कहानियां हैं बहुत अच्छी अच्छी, और कहानियों के माध्यम से ये ज्ञान दिया गया है। तो आप लोग को एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैं आपको एक कहानी भी यहाँ बताता हूँ। कि एक बृहदारण्यक उपनिषद है, जो सबसे पुराना उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें एक स्टोरी आती है कि एक बहुत महान एक संत व्यक्ति थे, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, और वो सन्यास लेने जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मैं आप लोग के बीच में अपनी जितनी भी संपत्ति है, उसका आधा आधा हिस्सा आप दोनों को दे देता हूँ, और मैं जा रहा हूँ सन्यास लेकर उस परम सत्य की खोज में। तो उनकी दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो मैत्रेयी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी संपत्ति से क्या करूंगी? आपकी संपत्ति को प्राप्त करके क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या मुझे परमार्थ सिद्ध हो जाएगा मेरा? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, इस धन से तो आप बस धनी हो जाएंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको अपने दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैत्रेयी ने कहा कि फिर तो ये धन व्यर्थ है, इसको मैं नहीं चाहती हूँ। आप मुझे वही ज्ञान दीजिए जिससे मुझे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाए, जिससे मुझे वो इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाए, वो सुख मिल जाए, वो आनंद मिल जाए जो कभी ना जाए। वो आप ज्ञान मुझे दीजिए। तो याज्ञवल्क्य ने उन्हें ये कहा कि हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में, वो अपने लिए करते हैं। अगर हम धन कमाते हैं या धन को पाना चाहते हैं, धन की कामना करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? वो अपने लिए करते हैं, है ना, कि मैं सुखी हो जाऊं, इसलिए करते हैं। धन के बिना हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं। ये समझते हैं कि मैं बहुत छोटा रह गया, मैं बहुत कम रह गया, अगर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम सब अपने लिए ही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम अ, विवाह करते हैं, एक परिवार बसाते हैं, तो वो भी किस लिए करते हैं? वो भी अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। तो
तो इसलिए आत्मानं विद्धि, पहले आप स्वयं को जानिए कि ये आप किसके लिए कर रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानिए, यानी कि स्वयं को जानिए। आत्मा से कोई बहुत मतलब आप कंफ्यूज मत होइए, वो आत्मा भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं है। आत्मा से अर्थ है स्वयं को जानिए। ओके, तो आत्मानं दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः इति, ये याज्ञवल्क्य ने उन्होंने कहा कि इसी ज्ञान से आपको वो सुख और वो मोक्ष मिलेगा। ऑल राइट, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे और कैसे उसको प्राप्त किया जाए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की क्या है? जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ is limited to body and mind. So if we ask a common person कि what is your concept of self, तो वो कहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, मैं माइंड हूँ, मैं अपना व्यक्तित्व हूँ, पर्सनैलिटी हूँ। यहीं तक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रहता है। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, भारतीय मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, इससे कहीं आगे है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन साइकोलॉजी, पर्टिकुलरली इन वेदांत, वेदांत क्या है? उपनिषद और भगवत गीता, इसी को वेदांत हम कहते हैं, इसी पे आधारित है वेदांत दर्शन। सो इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, सो भारतीय मनोविज्ञान जो है ये बहुत बड़ा विषय है, एक अथाह सागर है। उसमें एक धारा है, ज्ञान की धारा है वेदांत, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं आज। सो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है सेल्फ का? बॉडी एंड माइंड इज सेल्फ डेफिनेटली, बट उससे कहीं आगे एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारा ट्रू सेल्फ है। बॉडी एंड माइंड ही हमारा अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। बॉडी एंड माइंड हमारा एक मोमेंट्री ट्रूथ है, एक इस लाइफ के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए एक ट्रूथ है। लेकिन एक जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक जो परमानेंट इटर्नल ट्रूथ है, वो इससे ऊपर है, इससे आगे है। सो वो क्या है? वो है कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू वेदांत, द सेल्फ और आत्मा of an individual is pure consciousness. Okay, so pure consciousness जो हम सभी जिसकी अनुभूति कर रहे हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में भी, आप सभी इस समय कॉन्शियस हैं। कॉन्शियसनेस आपको भासित हो रही है कि आप कॉन्शियस हैं, ये आपको पता है, आपको इसकी बात की अनुभूति है, इसके बारे में आप अवेयर हैं कि आप अभी इस समय कॉन्शियस हैं। वो जो कॉन्शियसनेस है वही आपका सत्य है। ओके, कहीं बहुत दूर जाके आपको कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगी, यहीं पे आप इस समय कॉन्शियस हैं, आप जानते हैं। वो कॉन्शियसनेस जो है वो अपने आप को स्वयं रिवील करती है। उस कॉन्शियसनेस को रिवील करने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बताओ मैं कॉन्शियस हूं कि नहीं। किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है आप कॉन्शियस हैं। तो उसी कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूं। वो कॉन्शियसनेस ही आपका ट्रूथ है, वो आपका सेल्फ है। अच्छा, तो ऐसा कैसे? बॉडी एंड माइंड सेल्फ नहीं है, वो कॉन्शियसनेस क्यों ट्रूथ है? तो उसके लिए एक बहुत सिंपल उन्होंने लॉजिक जो दिया वो ये दिया कि द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स इज एवर चेंजिंग while consciousness is unchanging witness, साक्षी। कॉन्शियसनेस जो है एक साक्षी की तरह देख रहा है, और ये शरीर और जो ये माइंड है ये हर क्षण बदल रहा है। जैसे गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये जरूर सुना होगा गीता में जो कहा है कि युवा बचपन से
बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक और फिर युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक ये शरीर निरंतर बदल रहा है ना। और फिर इस जन्म के बाद ये आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, एक वस्त्र को त्याग कर दूसरा वस्त्र जिस प्रकार से धारण किया जाता है उसी प्रकार से आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं, हमको समझ में नहीं आता, ये दिखाई नहीं देता कि हर क्षण बदल रहा है। हमको तो ये लगता है कि ये शरीर बहुत स्टेबल है, बहुत ही सॉलिड और स्टेबल है, हमको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चेंजेस आते हैं तब हमको लगता है कि हाँ ये शरीर बदल गया। तो वो शरीर हर क्षण बदल रहा है, तभी तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदला। तो ये शरीर तो हर सेकंड बदल रहा है, तो ये मैं नहीं हो सकता। मैं तो वो हूं जो इस परिवर्तन को देख रहा है, इस परिवर्तन के प्रति अवेयर है, वो कॉन्शियसनेस में। और उसी प्रकार से हमारा जो माइंड है वो भी हर क्षण बदल रहा है। जैसे बचपन में आपका माइंड एक कम लेवल का था, अब उसका लेवल बढ़ गया है होपफुली। अब होपफुली आपने इतना पढ़ लिया है, एजुकेशन आपको मिल गई है, अब आप कॉलेज लेवल पे आ गए हैं, तो माइंड का स्तर बढ़ गया है। पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है, पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई होगी आपकी, कैरेक्टर चेंज हो गया होगा, आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज चेंज हो गई होंगी। और इसीलिए आप कई बार आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि पहले मैं ऐसा सोचता था अब ऐसा नहीं सोचता हूँ, पहले मैं वो चाहता था अब वैसा नहीं चाहता हूँ, है ना। तो हमारी जो बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे डिजायर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे कोई कहे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और कोई कहे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, है ना। साइकोलॉजी के टर्म्स हैं ये, साइकोलॉजी में इन पे फोकस होता है। तो क्या आप हमेशा इंट्रोवर्ट रहते हैं? ज़रूरी नहीं है। आप आपके जब निजी लोग आपके साथ होंगे तो हो सकता है आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, और कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा वो कुछ सिचुएशंस में इंट्रोवर्टेड हो जाएगा। तो भारतीय मनोविज्ञान इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता, वो इन चीज़ों को कहता है कि ये तो हमेशा बदलते रहेंगे। इनसे परे जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो आपका सत्य है, उस पर फोकस करता है। ओके, सो बॉडी एंड माइंड ये आपका ट्रूथ नहीं है, प्योर कॉन्शियसनेस आपका ट्रूथ है। वहां पर हमें आकर स्थिर हो जाना है, और वो एक विटनेस की तरह है, उसको एक विटनेस की तरह आप समझिए, वो एक साक्षी है। ये साक्षी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आज मैं आपसे इस पे चर्चा करूंगा और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझाऊंगा। ये साक्षी भाव अगर हमारे अंदर आ जाए, इसको हम समझ जाए, तो आप जीवन की बहुत सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस पे हम देखेंगे। सो देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द ट्रू सेल्फ। So as long as one identifies with the body mind complex, one suffers. जब तक आप अपने आप को ये शरीर और ये मन बुद्धि इसी तक सीमित मानेंगे, तब तक आप दुखों से जूझते रहेंगे। But when one accepts oneself as the witness pure consciousness, one remains unaffected by suffering. तो जब आप इसी साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे, तब आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जो कि वेदांत में अक्सर दिया जाता है। कि जैसे आप मान लीजिए कि टीवी पर कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म में क्या हो रहा है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो अपने अपने रोल को अदा कर रहे हैं, और आप उसको देख रहे हैं, आप स्पेक्टेटर है, यू आर अ व्यूअर, यू आर अ स्पेक्टेटर, यू आर अ विटनेस। तो अगर आप उस फिल्म में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो क्या होगा
कि अगर उन कैरेक्टर्स को दुख होगा तो फिर आपको भी दुख होगा, उन कैरेक्टर्स को खुशी होगी तो आपको भी खुशी होगी, है ना। उन कैरेक्टर्स के साथ कुछ बुरा होगा तो आपको भी लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। तो आप जितना ज़्यादा उस पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उससे अटैच हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको उनके दुख सुख से इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब आप उससे एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, केवल एक साक्षी की तरह उसको देखेंगे, एक विटनेस की तरह, आप जानते हैं कि एक फिल्म चल रही है, रियलिटी नहीं है, उस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो आप उसका आनंद भी ले पाएंगे, लेकिन आप उससे उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे, उतने डीपली आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये जो जीवन का प्ले चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, इसमें ये बॉडी एंड माइंड जो है इसको एक रोल अदा करना है। तो वो रोल अदा कर रहा है, किसी फैमिली में इसका जन्म हुआ है तो उस फैमिली के लिए वो रोल अदा कर रहा है, किसी सोसाइटी में इसका जन्म हुआ है तो सोसाइटी में वो रोल अदा कर रहा है। लेकिन जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो कि उस सब से परे है, वो एक विटनेस की तरह है, वहां पे आप अगर स्थित हो जाएंगे तो आप इस प्ले का आनंद भी ले पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे, इससे बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट भी नहीं होंगे। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि ये जो प्ले है इसमें आपको ये युद्ध लड़ना है और ये कैरेक्टर आपको निभाना है और साथ ही साथ में साक्षी भाव में स्थित रहना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका दुख भी नहीं होगा, आप इससे अनअफेक्टेड रहेंगे। ओके, सो ये इसकी एक लर्निंग है यहाँ पे। और जो सेल्फ है उसके बारे में बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं भगवत गीता में और उपनिषदों में। उनमें से दो तीन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे रखी हैं कि इट इज़ इटर्नल, इट इज़ इटर्नल। जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा रहती है, दुनिया आए जाए, ये शरीर रहे ना रहे, वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। देखिए क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस बॉडी और माइंड से निकल के आई है, लेकिन वेदांत जो है वो ये कहता है कि कॉन्शियसनेस पहले है, कॉन्शियसनेस इज प्रायर टू बॉडी एंड माइंड, कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, एंड देन मैटर कम्स। सो मैटर is secondary, consciousness is primary according to Indian viewpoint, according to Indian psychology. Okay, so consciousness is eternal, unchanging and limitless, यानी कि अनंत है, हम सब उसी एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, एक ही कॉन्शियसनेस हम सब में भासित हो रही है। यहाँ इस क्लासरूम में हम लोग 25 लोग हैं, लेकिन 25 लोगों की बॉडी माइंड अलग है, लेकिन कॉन्शियसनेस एक है, कॉन्शियसनेस एक ही है। तो वो लिमिटलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई एक लिमिटेड अस्तित्व नहीं है। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आगे जो हम हैप्पीनेस की बात करेंगे वो इसी लिमिटलेसनेस के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि वो एक ही कॉन्शियसनेस है जिसका हम हिस्सा है। तो अब इस सत्य तक कैसे पहुंचे और इसमें कैसे स्थिर रहे, इसके लिए हमें ग्रो करना होगा अपने अंदर। तो उसमें गीता का बहुत अच्छा श्लोक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ रखा है। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। वन शुड रेज वन सेल्फ बाय वन सेल्फ। अपना उद्धार आप स्वयं करें, अपनी ग्रोथ आप खुद ही करें, अपना विकास आप खुद करें। वन शुड नॉट लोअर वन सेल्फ, अपना पतन ना करें, अपने आप को नीचे ना गिराएं, अपने आप को ऊंचा उठाएं। यानी कि आप अपने बॉडी माइंड के डिजायर्स में ही अगर पूरा जीवन निकाल देंगे तो फिर तो आप
वैसे ही जी रहे हैं जैसे एक एनिमल जीता है ना, एक पशु का जीवन आप जी रहे हैं। आप अपने आप को रेज करें, ऊपर उठाएं, अपना उद्धार करें, कुछ हायर वैल्यूज को अपने जीवन में लेके। तो वन शुड रेज वन सेल्फ बाय वन सेल्फ, अपना उद्धार स्वयं करें। वन अलोन इज वन ओन फ्रेंड, आप स्वयं ही अपने मित्र हैं। वन अलोन इज वन ओन एनिमी, आप स्वयं ही अपने शत्रु भी हैं। यानी कि अगर आप अपना उद्धार करेंगे तो आप अपने मित्र हैं, और अगर आप अपना पतन करेंगे तो आप अपने शत्रु हैं। कितना अच्छा गीता ने कहा है। और ये एक लाइफ की प्रैक्टिकल टीचिंग भी है कि ठीक है, आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको ही अपने आप को सपोर्ट करना है, आपको ही अपने आप को अपना विकास करना है, अपना उद्धार करना है। तो इसलिए आपको एक तो जागरूक होना पड़ेगा अपने बारे में, सेल्फ अवेयर होना होगा, और कैसे आप अपना डेवलपमेंट करें उसको समझना होगा। उसी बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टू एक्सेप्ट प्योर कॉन्शियसनेस एज द सेल्फ, वन मस्ट राइज फ्रॉम वंस लोअर नेचर which keeps one bound to the desires of body and mind, to one's higher nature, which is pure and free from desires. This is the Vedantic idea of personality development. जो बॉडी एंड माइंड के डिजायर्स हैं, अगर हम उन्हीं तक सीमित रहेंगे तो फिर क्या होगा कि हम वही वही सुख दुख इस सी सॉ पर झूलते रहेंगे। राइट। इसी को हम कहते हैं कि ये जो जीवन मरण का चक्र है, जो कर्म बंधन है, उसमें फंसे रहेंगे। अगर हम अपने आप को रेज करेंगे, उस प्योर कॉन्शियसनेस में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे, उससे फ्री हो जाएंगे। सो वी हैव टू रेज अवर सेल्फ टू दैट हायर नेचर। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ personality development, that is the objective of personality development in Vedanta. We have to rise from our lower nature to our higher nature. हर व्यक्ति के अंदर एक लोअर नेचर, एक हायर नेचर है, और कई बार हम लोअर नेचर पे ऑपरेट करते हैं, कई बार हम हायर नेचर में ऑपरेट करते हैं। राइट। जैसे जब भी आप सेल्फिश हो जाएंगे, जब भी आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों को नहीं सोचेंगे, दूसरों का तिरस्कार करेंगे, दूसरों की अवहेलना करेंगे, तब आप अपने लोअर नेचर पे वर्क कर रहे हैं। और जब आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, पूरे जगत के बारे में सोचेंगे, सोशल कॉन्शियसनेस लेके आएंगे, तब आप अपने हायर नेचर में ऑपरेट कर रहे हैं। सेल्फलेसली जो सेल्फलेस वर्क करेंगे, वो आप अपने हायर नेचर में ऑपरेट कर रहे हैं। So the main method to achieve such development is निष्काम कर्म। निष्काम कर्म आप लोगों ने शायद थोड़ा पढ़ा भी हो और सुना तो ज़रूर होगा, हमारे कल्चर का हिस्सा है, भगवद गीता में इस पे बात हुई है। निष्काम कर्म को अगर एक लाइन में समझाया जाए तो डिटैच्ड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। ओके, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, व्हेन यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, इट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो आपको वो निभानी है, चाहे आपको उससे कुछ मिले चाहे ना मिले, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। आप एक परिवार का अगर हिस्सा हैं तो आपको उस परिवार की टेक केयर करनी है, चाहे आपको उसके बदले में मान सम्मान मिले चाहे निंदा मिले, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। इसी का नाम निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम यहाँ करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको यही मैं दे सकता हूँ अभी कि निष्काम कर्म को कैसे समझा जाए। सेल्फलेसली जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका नाम निष्काम कर्म है। तो इसी के बारे में थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। एक पर्सनालिटी का जो मॉडल है भगवद गीता में, उस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो एक हायर लेवल पे तो हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं, लेकिन जो लोअर लेवल पे हम इन तीनों गुणों से मिलके बने हैं, इसको भी हमें समझना होगा।
तभी हम उस हायर लेवल तक पहुंच पाएंगे. सो 3 gunas, 3 qualities are there in everybody. This is a very unique concept in Indian psychology, that we are made of these 3 gunas: sattva, rajas and tamas. सो 3 पर्सनैलिटीज हो गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक. और इनका जो लेवल है वो कैसे बढ़ता है? प्योरिटी से बढ़ता है. प्योरिटी, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आप और प्योर होते जाएंगे. प्योर से क्या मतलब है? प्योर से मतलब है कि आपकी ईगो कम हो गई, सेल्फ, जो सेल्फिशनेस है वो कम हो गई. जितने आप कम सेल्फिश हैं उतने ज्यादा आप प्योर हैं. ओके. सो जो तमस है वो पूरी तरह से अंधकार में है, वो पूरी तरह से इग्नोरेंट है, अपने सत्य को नहीं समझता. वो अपने आप को इसी बॉडी एंड माइंड तक सीमित मानता है, तो वो इसी बॉडी एंड माइंड के डिजायर्स में पूरी तरह से लिमिटेड है, तो वो तमस है. रजस उससे थोड़ा ऊपर उठता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले वो अपना ही सोचता है, तो इसलिए वो भी सेल्फिश है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी कैपेसिटी होती है. और सात्विक जो है वो पूरी तरह से समाज के बारे में, जगत के बारे में सोचते हुए ही कर्मों को करता है. वो अपने आप को सेकंड रखता है और सोसाइटी को फर्स्ट रखता है. तो ये 3 लेवल्स हैं. और इसमें अगर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो सात्विक स्टेट ऑफ माइंड होती है पीसफुल, वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड. वो कोई भी कर्म करेगा तो एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से करेगा. और राजसिक होती है रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेसनेस उसमें होती है. यानी कि जरा सा भी कुछ उसके मन का ना हो तो बहुत उसके मन में उद्वेग उत्पन्न होगा, एग्रवेशन, ओके, अग्रेशन और एंगर एंड जो भी जितने भी आप ये कह लीजिए कि रेस्टलेस क्वालिटीज हैं हमारे माइंड में, वो उसके अंदर बहुत होते हैं. तो रेस्टलेस माइंड अगर आपका है तो वो राजसिक माइंड उसको कहा जाएगा. अगर पीसफुल माइंड है तो उसको सात्विक कहा जाएगा. और अगर डल माइंड है, डल मतलब फोकस नहीं है, लेजी है, जिसको कहें इनएक्टिव है ना, कुछ अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो वो क्या है? वो तमस में है अभी. माइंड, माइंड इज तामसिक. इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो एक कंडीशन है माइंड की, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. पहचानिए कि आपका भी माइंड का लेवल क्या है, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे. तो ये 3 प्रकार के क्वालिटीज हैं, ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटीज हैं. ऑल राइट. इसमें एक आपको मैं छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ ये बताऊंगा, आप लोग घर पे करिएगा, कि एक डायरी में आप नोट कर सकते हैं कि आप ज़्यादातर किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. जैसे अब नया साल शुरू हो रहा है तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं उसमें, और उसमें आप ये नोट करें कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जनरली क्या रहता है. सभी के अंदर ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड आते जाते रहते हैं ना. कभी हम शांत होते हैं, कभी रेस्टलेस भी हो जाते हैं, तो सबके अंदर ये तीनों ही स्टेट ऑफ माइंड आते जाते रहते हैं. लेकिन प्रिडोमिनेंटली आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, उसको आप थोड़ा नोटिस करें. सेल्फ अवेयर आप तभी होंगे जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप अपने अंतर मन में झांक कर अपने बारे में थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे. शांत बैठकर आप अपने बारे में थोड़ा सोचिए, तो ये नोटिस करिए कि आपका माइंड डल है, फोकस कम है, या फिर रेस्टलेस है, या शांत है. कैसा माइंड है? शांतिपूर्ण तरह से आप चीज़ों को डील कर लेते हैं क्या? तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं, सात्विक लेवल पे आ गए हैं. तो इस तरह से आप अपने आप को नोटिस करिए. अब इन्हीं की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें. ये सब पूरा जो है ये भगवत गीता से मैं लेके आपको बता रहा हूँ, उसका रेफरेंस मैंने नीचे दिया हुआ है, किस चैप्टर में आपको मिलेगा. इस पे आपको और अगर पढ़ना है तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताई हैं. नॉन ईगोइज्म,
जैसा मैंने कहा सात्विक जो व्यक्ति है उसमें ईगो बहुत कम होती है। थोड़ी ईगो तो देखिए चाहिए अगर हमको इस जीवन में जीना है, लेकिन जितनी मिनिमम कर सकते हैं उतनी ईगो उसमें होती है। डिटैचमेंट एंड डिज़ायरलेस, उसमें कोई सेल्फिश डिज़ायर्स नहीं है। वो इस तरह से नहीं सोचता कि अगर ये करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट है ना, मैं इससे क्यों बात करूँ, इससे मेरा क्या भला होगा, मैं इसका काम क्यों करूँ, इससे मेरा क्या भला होगा। ये जो सारी प्रवृत्ति है ये राजसिक प्रवृत्ति है। बुरा नहीं है, वो एक प्रवृत्ति है, ठीक है। तो वो सात्विक जो है उससे थोड़ी बेहतर है, उसमें आपको मोक्ष मिल जाएगा। राजसिक में आप फंसे रह जाएंगे, है ना। तो बस ये अंतर है। तो डिटैचमेंट एंड डिज़ायरलेसनेस है उसमें। और ड्यूटी ओरिएंटेड है, वो ड्यूटीज़ यानी कि जो भी उसकी पारिवारिक या सामाजिक या उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनको वो प्रायोरिटी देता है और उसको वो करता है, चाहे उसको उसमें कुछ मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो। वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करता है। अक्सर हम लोग ये जब ये सब कुछ सुनते हैं तो ये सोचते हैं जब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वो अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ देगा, नहीं, बल्कि वो और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से अच्छा करेगा। जैसे ये क्वालिटी हम सब में होती है, खासकर भारतीय लोगों में मुझे लगता है ये ज़्यादा होती है कि हम अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे उससे हमें कुछ मिले ना मिले, है ना। तो ये ड्यूटी ओरिएंटेशन हमारे अंदर है, तो इससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एंड इक्वल टू डुअलिटीज यानी कि सुख दुख, मान या अपमान, हार जीत, ये जो भी डुअलिटीज हैं, द्वंद्व हैं, ओके, हैप्पीनेस सॉरो, विक्ट्री डिफीट, all these kinds of pairs which are there in life, इसके प्रति आप समान भाव मेंटेन कर पाएंगे। यानी कि ये मिले चाहे ना मिले, कुछ भी मिले, आपको अपनी ड्यूटीज को निभाना है। तो वो क्वालिटीज जो हैं, ये पर्सनालिटी जो है ये सात्विक पर्सनालिटी कहलाएगी। सो दिस इज द आइडियल, ये आदर्श है, इस तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है। जितना भी हम इसको अपने जीवन में ले आए उतना अच्छा है, पूरा ना भी लाएं तो भी ठीक है, लेकिन जितना ले आए उतना अच्छा है, मैं ये कहूँगा। एंड राजसिक क्या है, वो इससे थोड़ा सा नीचे है। मॉडरेट, मॉडरेट उसके अंदर ईगो है, एंड अटैचमेंट है, डिज़ायर्स है, एंड वेरी इजीली अफेक्टेड बाय ऑल दीज काइंड्स ऑफ डुअलिटीज। अगर उसके मन का होगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, अगर उसके मन का नहीं होगा तो उसके अंदर एंगर आएगा, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत दुख होगा। तो मन जो है रेस्टलेस है, विचलित रहता है, उस प्रकार का उसका परसोना है। एंड तामसिक, एज आई सेड, वेरी हाई इगोइज्म, वो बहुत ज़्यादा अंधकार में है, एंड इनएक्टिविटी है, लैक ऑफ फोकस है, इनिशिएटिव नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम लोग साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। जो डिप्रेशन का स्टेट है वो तमस का स्टेट है, ओके। सो जब डिप्रेशन में हम जाते हैं तो वो मन जो है हमारा तमस में चला गया, तो उसको कैसे हम बाहर निकालें, बहुत से मेथड्स हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी ने बहुत कुछ उस पर काम किया है। थोड़ा सा हम आपको इंडियन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे कि आप अपने आप को एक्टिवेट करिए, फिजिकल बॉडी और माइंड को एक्टिवेट करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, वो पॉइंट्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो जो डिप्रेशन की स्थिति है वो तमस की स्थिति है। सो और उसके बारे में कहा परवर्जन, यानी जो नहीं करना है वो करेगा, अपना ही बुरा कर देता है कई बार व्यक्ति, तो वो जो नहीं करना है वो करता है। लेजीनेस, स्लीप, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, कि अगर जो कर्म करने योग्य हैं उनको हम टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उस प्रकार की प्रवृत्ति है, तामसिक प्रवृत्ति। तो आप सोचिए कि इन तीनों के अंतर्गत हमारे वेदांत ने सब कुछ कवर कर लिया, सारी पर्सनैलिटीज कवर कर ली।
अब इनसे कैसे हम ऊपर उठें उसके मेथड्स भी मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ। तमस से अगर ऊपर उठना है तो लाइफ में डिसिप्लिन हमें लेके आना होगा। एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है अगर हमें तमस से ऊपर उठना है। यानी कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से तैयार होना, टाइम से खाना खाना, प्रॉपर फूड लेना, एंड फिर उसके बाद जो भी कुछ आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो पढ़ना है, जो भी कॉलेज जाना है, वो सारे कर्मों को टाइम से करना। तो एक डिसिप्लिन जब आप लेके आएंगे तो आप डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगे, लैक ऑफ फोकस से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में डायरेक्शन मिल जाएगा। एंड फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे योगा, चाहे एनी अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सो दीज फिजिकल एक्सरसाइजेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे क्या होगा कि बॉडी एक्टिवेट होगी, माइंड भी उससे एक्टिवेट होगा। मॉडर्न रिसर्च हैज़ डिस्कवर्ड कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं या जो हार्मोन्स हैं वो पॉजिटिव रिलीज होते हैं, जिससे कि माइंड जो है उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, हैप्पीनेस आती है, होप आता है, रेजिलियंस आती है। ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं उससे। तो फिजिकल एक्सरसाइज कोई मामूली चीज़ नहीं है, उससे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। Okay, so physical exercise is one of the key methods of rising above tamas. Then rajas पे अगर आप हैं तो you have to minimize your desires and do selfless service to society. सर्विस टू सोसाइटी से आप रजस से ऊपर उठ सकते हैं। यहाँ पे आप खूब निष्काम कर्म करें, उससे आप सर्विस टू सोसाइटी से आप रजस से ऊपर उठ सकते हैं। इससे ये आप ना सोचिए कि आपका कुछ घट जाएगा, इससे आपका भी भला होगा। यू विल कम अप विथ वेरी इनोवेटिव आइडियाज इन योर प्रोफेशन ऑल्सो। जब आप द थिंग इज कि हर प्रोफेशन का प्रिंसिपल होता है सर्विस टू सोसाइटी। जैसे हम टीचर्स हैं तो टीचर्स का की ड्यूटी क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, स्टूडेंट्स को कैसे हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं उसके बारे में सोचें। तो अगर आप सोचिए कि अगर टीचर्स इस प्रकार से सोचेंगे तो वो अपने प्रोफेशन में नई से नई चीज़ें करेंगे, इनोवेटिव चीज़ें करेंगे, और स्टूडेंट्स भी ऐसे ही टीचर्स को पसंद करेंगे, ऐसे ही टीचर्स को रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप सर्विस टू सोसाइटी को अपने अंदर लेके आए, है ना। तो मिनिमाइज योर डिज़ायर्स, आप अपने डिज़ायर्स को कम करिए और सोसाइटी के लिए जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, उससे आप रजस से ऊपर उठेंगे। एंड देन कम्स सात्विक नेचर। सात्विक पे अगर आप आ गए तो बहुत अच्छे लेवल पे हैं आप, लेकिन उससे भी आगे जाना है प्योर कॉन्शियसनेस तक। तो वहाँ पे आप मेडिटेशन, सेल्फ नॉलेज, जो इस प्रकार के जो टीचिंग्स हैं उनको आप इंटरनलाइज करें, उस पे आप विचार करें, उसको आप समझें, एंड मेडिटेशन इज़ जनरली हम सोचते हैं कि मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सही मायने में मेडिटेशन है, जिस मेडिटेशन की बात हमारे योग दर्शन में हुई है, पतंजलि योग दर्शन में हुई है, जिस टाइप के मेडिटेशन की बात हमारे वेदांत दर्शन में हुई है, वो एक सर्टेन लेवल पे ही हो सकता है। तो मेडिटेशन से आप उस प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। तो वहाँ उस टाइप का जो मेडिटेशन है वो आप सात्विक लेवल पे कर सकते हैं। तमस एंड रजस लेवल पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो एक केवल मन को शांत करने वाला मेडिटेशन होगा। उससे आगे जाने वाला जो मेडिटेशन है वो आप सात्विक लेवल पे कर सकते हैं। सो ये एक पूरा मॉडल है जिसमें 3 टाइप की पर्सनैलिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ और मेथड्स, ये पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इनके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें।
अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, हैप्पीनेस के टॉपिक पे आ जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है वो। एंड एक यहाँ पे मैं आपको पॉइंट यहाँ पे ये बता दूं कि मॉडर्न रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमको हैप्पीनेस मिलती है। इस पे भी बहुत रिसर्च हुई है। मैं इसी प्रेजेंटेशन में कुछ लिंक्स दे दूंगा, आप उस पर पढ़िएगा। अच्छी बुक्स के भी लिंक्स दे दूंगा कि मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड कि आप खूब पैसा कमाते रहिए, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। एक सर्टेन लेवल के बाद आपको सुख मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप सोसाइटी से पॉजिटिवली एंगेज करिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाइए सोसाइटी के साथ में, और सेल्फलेस सर्विस करिए सोसाइटी की तरफ या किसी की भी तरफ, अपने आसपास जो भी लोग हैं, उससे आपको बहुत सुख और आनंद मिलेगा जो कि बहुत लंबे समय तक रहेगा। सो ये जो तमस से सत्व की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपका सुख और आनंद भी बढ़ेगा। ओके, तो जितना आप प्योर होते जाएंगे उतना आपका सुख भी बढ़ता जाएगा। अब आइए हैप्पीनेस पे हम बात करते हैं। हैप्पीनेस इज़ अ टॉपिक जिस पर बहुत स्टडीज़ हो रही हैं। लास्ट 3-4 डेकेड्स बहुत स्टडीज़ हुई हैं। जैसे एक मार्टिन सेलिगमैन है, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के। उन्होंने परमा मॉडल दिया है। मॉडर्न साइकोलॉजी में परमा मॉडल शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत काम किया हैप्पीनेस पे, जिसको सब्जेक्टिव वेलबींग भी कहा जाता है। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है मुझे ये लगा कि जो उसका एसेंशियल ट्रूथ है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है इन मॉडर्न रिसर्च। एसेंशियल ट्रूथ हैप्पीनेस का क्या है, वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, उपनिषद्स में आपको मिलता है, गीता में आपको मिलता है। तो वही मैं आपको थोड़ा सा बहुत सिंपल वे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक स्टोरी है छांदोग्य उपनिषद से, वहाँ से मैंने लिया है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि certainly that which is limitless is happiness। हैप्पीनेस जो है वो लिमिटलेसनेस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत डीप आइडिया है एंड ये एक यूनिक आइडिया है जिसमें मॉडर्न रिसर्च ने बात नहीं की है। तो इस आइडिया को आप समझिए, यो वै भूमा तत्सुखम, दैट विच इज लिमिटलेस। यहाँ पे इसको भूमा कहा गया है। इस विद्या को भूमा विद्या कहा गया है। बहुत फेमस है ये उपनिषद का भूमा विद्या। तो दैट विच इज लिमिटलेस इज हैप्पीनेस। देयर इज नो हैप्पीनेस इन द लिमिटेड, न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है। द लिमिटलेस अलोन इज हैप्पीनेस, भूमेव सुखम। इट अलोन शुड बी नोन, त्वमेव विजिज्ञासितव्य इति। उसी को जानना चाहिए। तो लिमिटलेसनेस को आपको समझना होगा अगर आपको सुख को पाना है, सुख को समझना है। So according to Vedanta, happiness is associated with limitlessness. A limited thing cannot be the source of happiness because it will always leave one unsatisfied in one way or the other. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जैसे अगर कोई कहे कि मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। सो ठीक है, आपने यू अर्नड मनी, बट हाउ मच मनी कैन यू अर्न? Even if you become the richest person in this world, still you will feel it is limited. You know, even if you are the richest person in this world, वो भी धन जो है वो लिमिटेड ही है, उससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है। तो आप हमेशा और पाना चाहेंगे। तो वो जितना भी ज्यादा आप पालें वो अल्प है, वो कम ही है। और फिर वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट है।
लिमिटेड है, यानी कि पैसा आ गया, अब आपको उसके साथ में और उपभोग की वस्तुएं चाहिए। अब आपको उसके साथ में घर भी चाहिए और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, फिर आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी चाहिए, उसके साथ में आप घूमने भी जाना चाहते हैं। अब फिर ये सब भी पा लिया तो फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि ये भी कम है। कोई इसके साथ में इंजॉय करने वाला एक फैमिली मेंबर भी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, चिल्ड्रन होने चाहिए। ओके, तो आप हमेशा अपने आप को लिमिटेड महसूस करेंगे। ये सब चीज़ें इनकम्प्लीट है। अगर आपने गाड़ी खरीद ली तो फिर गाड़ी में आपको पेट्रोल भी डलवाना है, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, उसका इंश्योरेंस भी भरना है। ठीक है, अब फिर गाड़ी में आप अकेले घूम रहे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि साथ में फ्रेंड्स भी हो या फैमिली भी हो। तो कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई भी चीज़ लिमिटलेस नहीं है इस जगत की, है ना। किसी के पास फैमिली है और धन नहीं है तो वो धन चाहेगा, और ये सब कुछ है किसी के पास में तो भी वो अपूर्ण महसूस करेगा, ये सोचेगा कि इस जीवन का मतलब क्या है, इस जीवन का पर्पस क्या है, उसको एक मीनिंगलेसनेस महसूस होता है। राइट, इस समय जगत के सबसे वेल्दी पर्सन कौन है? इलॉन मस्क। सो इलॉन मस्क की लाइफ के बारे में तो न्यूज़ में आता ही रहता है। उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, राइट, बहुत टेंशन है उनको। तो सब कुछ पाकर भी सुख पा लिया ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो इसलिए ये बात हमारे जो स्पिरिचुअल फिलॉसफीज़ हैं और जो साइकोलॉजी है, उसने बहुत पहले ही इसको कह दिया कि अल्प में कोई सुख नहीं है, ये सब कुछ अल्प है। तो अगर इस जगत की हर वस्तु अल्प है तो फिर वो लिमिटलेसनेस, वो अनंतता कहाँ से आएगी? वो कहाँ है? वो आपके ही अंदर है, वो आपका ही सेल्फ है। यू योर सेल्फ आर लिमिटलेस, आप खुद लिमिटलेस हैं, और वही सोर्स है हैप्पीनेस का। सो एवरीथिंग हियर इज लिमिटेड, वेदर इट इज वेल्थ, पावर, सक्सेस और रिलेशनशिप्स, therefore they are not the source of happiness. Okay, what is the source of happiness? You are the source of happiness. Yourself is the source of happiness. Only the self is limitless, and therefore the self is the source of happiness. तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जब ये सक्सेस पाई थी, या मुझे जब इतने अच्छे मार्क्स मिले थे, या जब मैंने नया फ़ोन खरीदा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है? इनसे तो मिलती है खुशी। तो अब इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। बस 10 मिनट में आपके और लूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट बस और हम देखेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ड्यू टू इग्नोरेंस वन कंसिडर्स द लिमिटेड बॉडी माइंड एज द सेल्फ। ठीक है, पहले तो हमारे अंदर इग्नोरेंस है, अविद्या है, जिसके कारण हम इसी बॉडी माइंड को अपना सत्य मानते हैं। यानी कि जैसे ये व्यक्ति है, ये मानता है कि मैं बस इतना ही हूँ, तो इसके पास जो है वही है। और फिर दूसरों का मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे उसके पास इतना अच्छा फ़ोन है, उसके इतने अच्छे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, या वो इतना सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ में, मैं भी हो जाऊँ, मेरे पास भी वो होगा तो मैं भी कितना खुश होऊंगा। तो ये इग्नोरेंस है, इसी को हम इग्नोरेंस कहते हैं। तो हम अपने आप को अगर इसी बॉडी माइंड के नज़रिए से अगर देखें, so as this limited individual, one feels lacking in a number of things that others possess. One believes that people who have these things are happy. As a result, one develops desire for them. So ignorance से desire आता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे आप देखें, अरे वो तो घूमने जा रहा है, अरे वो तो यहाँ कैफ़े में खा रहा है, अरे वो तो इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है। तो ये सब आप जब दूसरों का देखते हैं
तो फिर आपके मन में भी डिजायर होता है कि मेरे पास भी अगर ये होगा तो मैं भी इतना ही खुश होऊंगा, राइट। सो ये आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ। सो इन दिस वन इम्पोजेज अ सेंस ऑफ लिमिटेशन और इनकम्प्लीटनेस अपॉन वन सेल्फ। आप बहुत सुख से बैठे थे, पहले आपके मन में कोई डिजायर नहीं था, जब आपने दूसरों का देखा तब आपके अंदर ये डिजायर आया और आप अपने आप को लिमिटेड मानने लग गए। यू हैव इम्पोज्ड दिस लिमिटेड इनकम्प्लीटनेस ऑन योर सेल्फ। आपने खुद ही अपने आप को इनकम्प्लीट मानना शुरू कर दिया, थे नहीं आप। Thereafter, when one obtains the object of desire, one overcomes the sense of limitation for some time. तो जैसे आपने ये माना कि जब मेरे को नया फोन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, तो ठीक है, आपने ही अपने आप मन में धारणा बना ली। तो जब आपने नया फोन खरीदा तो वो आपके मन से वो धारणा चली गई। थोड़े समय के लिए आपने अपने आप को इनकम्प्लीट मानना बंद कर दिया, तो आपको सुख की अनुभूति हुई। तो वो सुख कहाँ से आया? वो अंदर से ही आया, फोन से नहीं निकल के आया। फोन तो आपके पास में कई सालों तक रहेगा, लेकिन सुख, वो जो सुख आया आपके पास में, वो तो एक दो दिन बाद चला जाएगा। फिर तो चिंता होगी कि उस फोन को संभाल के रखना है ना, उस फोन में कुछ हो ना जाए। और फिर उस फोन के लिए हमें ये लेना है, वो लेना है, उसको ऐसे यूज करना है, उसको फिर हमें लोगों को दिखाना भी है, सो फिर वो और बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारे और नए नए डिजायर्स आपके अंदर आ जाते हैं। तो वो नए डिजायर्स आएंगे, फिर से आपके अंदर इनकम्प्लीटनेस की भावना आ जाएगी, फिर वो सुख चला जाएगा। सो उस समय जो आपके अंदर हैप्पीनेस आई, वो कहाँ से आई? वो अंदर से आई। when one returns to the limitlessness of the self we feel happy. ओके, सो जब आपने अपने आप को लिमिटेड मानना बंद किया, अपूर्ण मानना बंद किया, तब आपको सुख की अनुभूति हुई। और जैसे ही फिर से आप अपने आप को लिमिटेड मानने लगेंगे, फिर से सुख चला जाएगा। तो सुख कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है, किसी बाहर की वस्तु से नहीं आ रहा है। सो हम ये मानते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस, वन बिलीव्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि विषय से आनंद आ रहा है, लेकिन आत्म से आनंद आता है। therefore one again desires for more objects. In this manner the cycle continues. So हमें लगा कि हमें फ़ोन खरीदा तो उससे सुख मिला, तो हम फिर और भी कुछ पाना चाहते हैं, और ये फिर हम ये भी पाएँ, वो भी पाएँ, और हम चीज़ों को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारा सुख मैक्सिमाइज होगा, है ना, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो ये हमारी इग्नोरेंस है, इसको हमें ओवरकम करना है। तो इसी को मैंने एक यहाँ पे विजुअल भी आपको समझ में आए इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया, कि इग्नोरेंस पहले है आपके अंदर, तो आपके अंदर डिजायर आया। ओके, सो ड्यू टू इग्नोरेंस देयर इज डिजायर टू फील कंप्लीट। कोई भी डिजायर है आपके अंदर, इट इज टू फील कंप्लीट, टू फील लिमिटलेस। And then you take some action, you try to attain that object of desire, then you attain it, God willing you attain it, so your desire is resolved. कुछ समय के लिए आपके अंदर से डिजायर चला गया, वो इनकम्प्लीटनेस की भावना आपके अंदर से चली गई। सो एज अ रिजल्ट यू फील हैप्पी। एंड हैप्पीनेस क्यों आया? क्योंकि फ्रॉम द लिमिटलेसनेस ऑफ द सेल्फ, नॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पर आपने इस बात को नहीं समझा, आपको लगा ऑब्जेक्ट से ही आया है, तो अगेन आपके अंदर इग्नोरेंस आ गई, फिर अगेन आपके अंदर डिजायर आएगा, और ये साइकिल चलता जाएगा। सो दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से, इसी साइकिल को हम जन्म मरण का बंधन कहते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर से चलता चला जा रहा है। इससे बाहर कैसे निकलें? इससे तभी निकलेंगे जब आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी जगत की वस्तु से हमें आनंद नहीं मिल रहा है, आत्म से आनंद मिल रहा है। सो आत्मानं विद्धि, सो यू कम बैक टू योरसेल्फ। ऑलराइट, तो अब इसका एक छोटा सा
हम एक्सरसाइज करेंगे वो होगा जिसमें हम ये समझ जाएं कि कैसे आत्म से ही आनंद आ रहा है। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ पहले कि जैसे कभी आप कुछ शांति से बैठे हैं, कोई आपका कोई फेवरेट कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या अच्छी बुक पढ़ रहे हैं या यू आर हैविंग अ कप ऑफ टी, तो उस समय क्या होता है, आपके अंदर एक सुकून होता है, एक शांति होती है, राइट? क्योंकि उस समय के लिए आप अपने डिजायर्स, अपने वरीज, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल चुके होते हैं। तो यू हैव कम बैक टू योर सेल्फ, यू हैव कम बैक टू दैट लिमिटलेस सेल्फ। तो आपको वो आनंद की अनुभूति हो रही होती है जब आप इस तरह से शांत बैठे होते हैं, राइट? तो ये एक फैक्ट है जिसको हम रोज एक्सपीरियंस भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगली बार जब आप ऐसा कुछ करिएगा तो आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि हमें सुखी होने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ओके, इट इज़ ऑल विद इन अस। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, यू आर लिमिटलेस। दिस इज द टीचिंग ऑफ वेदांत। ऑल राइट, तो एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है, ये आप लोग अभी यहाँ पे कर सकते हैं कि जस्ट फॉर 1 minute close your eyes and visualize a scene in nature। आप लोग अभी यहाँ पे कर सकते हैं कि visualize a scene in nature, anything, mountains, rivers, forest, garden, कुछ भी आप visualize करिए। और जब आप ये नेचर में विजुअलाइज करते हैं तब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बिल्कुल अपने पास पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अपने सेल्फ के पास पहुंच जाते हैं। उस समय आप बिल्कुल डिज़ायर फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। ओके, सो इस तरह से आप विजुअलाइज करिए कि एक बहुत अच्छा सीन आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे कुछ नेचुरल ब्यूटी आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो जब आप उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो आप अपने एकदम सेल्फ के पास पहुंच गए। तब आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, तो यू फील कंप्लीटली एट पीस, यू फील कंप्लीटली हैप्पी, यू फील कंटेंट। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप कर सकते हैं whenever you are feeling very restless, whenever you are feeling very worried। तो इसको आप करिए, इससे आप वही साक्षी भाव में पहुंच जाएंगे। जो प्योर कॉन्शियस ऑब्जर्वर है, जब वो एक सीन इन नेचर को देखता है तो बिल्कुल वो शांत हो जाता है, उसमें आप पहुंच जाएंगे। ऑल राइट, सो अब क्योंकि समय कम है तो इसलिए हम इसको क्लोज करते हैं प्रेजेंटेशन को। और अब आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें तो आप लोग प्लीज़ पूछिए। ये आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, लेकिन अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप लोग प्लीज़ पूछिए। एंड आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ आप लोगों ने सीखा हो। Thank you very much, Udhav. Really, it's a very meaningful and substantial lecture for us and for our students. तो पहले तो मैं बहुत कंग्रेचुलेशंस करूंगी आपको भी, और जो हमारे स्टूडेंट्स इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेक्चर एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही आई ओपनिंग होगा। बट मैं चाहूंगी कि अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन ऑन है। आपके मन में कोई भी दुविधा या कोई भी प्रश्न आ रहा हो आज के टॉपिक को लेकर के, तो प्लीज आप लोग पूछें। अपना माइक ओपन कर लें और उसके बाद आप डायरेक्ट पूछें। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, प्लीज़ पूछिए। Sir, I have a question that
if a person is like creative or very involved in the field of something that they love to do. So is it uh, they find happiness in what they are doing? So is it a part of their self or they're part of their mind? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, ये अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदांता अगर हम कहें, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द माइंड। माइंड को कुछ अच्छा लग रहा है करने को, तो वो उसमें बहुत डीपली एंग्रॉस्ड है, जिसको हम साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है फ्लो का। फ्लो, आप इसको लिख लीजिए, आप सर्च करिएगा, FLOW। तो वो आप बिल्कुल उसमें एंग्रॉस्ड हो गए, तो आप उसमें बिल्कुल खो गए, एब्जॉर्ब हो गए, तो आप बिल्कुल उसमें अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये आनंद आ कहाँ से रहा है? वेयर आर यू फीलिंग दिस हैप्पीनेस फ्रॉम? इट इज ऑलवेज फ्रॉम द सेल्फ। सो देयरफॉर वेदांता इज सेइंग कि ठीक है, वो अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन वो आपका ट्रूथ नहीं है। वो आपका एट द मोमेंट आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है 2-4 साल बाद आप उसमें बोरियत महसूस करें, तो वो आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। आप उसको एंजॉय करिए, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप अपना क्रिएटिवली इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में, आप उसको कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम विद इन। दिस वी नीड टू रिमेंबर। दैट इज ऑल वेदांता वुड से। Thank you, sir. एनीवन एल्स? हाँ, पूछिए पूछिए, कुशल पूछिए। Good afternoon, sir. Sir, I have a question that when talking to our services and our duties, which we are able to fulfill that, what if we are lacking for ourselves when we are contributing toward these steps as duty or responsibilities? So, as you said, ki, you are your ultimate source of happiness. So, how can मतलब डील विद दैट सिचुएशन दैट मेरा जो लॉस हो रहा है पर्सनल जो चीज़ें मेरी हिट हो रही हैं उसके थ्रू, देन हाउ विल आई ओवरकम दैट? एक बार आप थोड़ा सा और अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं क्या? मुझे पूरी तरह से समझ कुशल, नहीं आया। कुशल आप हिंदी में भी तो बोल सकते हो, थोड़ा सा हिंदी में भी बोल सकते हो, थोड़ा इजी करिए थोड़ा क्वेश्चन को। यस मैम, एक्चुअली मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि जैसे जो भी ड्यूटीज मैं को करनी है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो चीज़ें मतलब मुझ पे डिपेंडेंट है या फिर जो मेरा फर्ज है करने का, वो मैं कर रहा हूँ। बट व्हाट इफ कि मेरा खुद का पर्सनल लॉस हो रहा है और जो चीज़ें मुझे अपने लिए पर्सनल गोल्स जो है मेरे, उनको अफेक्ट कर रहा है, तो उसके साथ कैसे डील करें? दोनों चीज़ों को सर मैनेज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि यू आर योर अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो अपने आप को जब तक नहीं खुश रखेंगे तो तब तक कैसे सर? एक्चुअली गॉट इट, गॉट इट। चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी ठीक है, बट वो हाँ, कहीं न कहीं है लॉसफुल। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और ये एक जिसको कहेंगे कॉमन प्रॉब्लम है सभी की, जब भी वो इस इशू को पढ़ता है, कि जैसे इसको कह सकते हैं कि पर्सनल डिज़ायर वर्सेस ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स, तो उसका एक बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको ड्यूटीज़ को हमेशा प्रायोरिटी इसलिए देने के लिए बात होती है, क्योंकि अब मान लीजिए कि आपके पास में इतना फ्रीडम हो, इतनी प्रिविलेज हो कि आप अपने डिज़ायर्स को प्रायोरिटी दे के उसको फुलफ़िल कर लें, कोई और ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर लेगा, लेकिन हर एक के पास में शायद ना हो इतनी प्रिविलेज। सो इसलिए ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी देनी होती है। So, see, the whole world is performing their duties so that you can fulfill your desires. So, you also have some duties towards the world and towards people around you. तो इसलिए ड्यूटीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। अब उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, किस तरह से उसको बैलेंस को स्ट्राइक करना है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है।
तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप अपने आप को भी खुश रखना चाहते हैं, जो खुशी शायद अभी आपको कुछ और पर्सनल एक्टिविटीज़ में मिल रही है, जो ड्यूटी से जिनका संबंध नहीं है, तो उनको आप करिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेंटेन अ बैलेंस। ओके, अदरवाइज आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको हमेशा मन में गिल्ट रहेगा कि मैंने ये ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं किया। ओके, मे बी नॉट नाउ, लेटर ऑन इन लाइफ यू विल फील दैट गिल्ट। सो इसलिए आप दोनों को बैलेंस करके चलिए। दिस इज व्हाट आई वुड से। यस सर, थैंक यू सर। ओके, किसी और को पूछना है क्या क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस, ठीक है। Good afternoon, sir. Actually, मेरा क्वेश्चन ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियस एंड सेल्फ अवेयरनेस, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक आई एम कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ, आई नो अबाउट माई सेल्फ कि मैं भी अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस हूँ कि हाँ मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या किसी चीज़ में अच्छी हूँ, लेकिन स्टिल वो सेल्फ अवेयरनेस के बाद भी वो हैप्पीनेस नहीं आना या फिर कि उसके बाद भी काम ना कर पाना, फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आफ्टर नोइंग आवरसेल्फ स्टिल? ओके, देखिए, आप अभी अपने आप को सेल्फ अवेयर इन द सेंस यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। अभी यस आप यस सर। प्रॉब्लम के प्रति अवेयर हुए, अब सल्यूशन के प्रति अवेयर होना है, तब सल्यूशन आएगा। समझ रहे हैं? अभी जैसे आपको रोग मिल गया कि अच्छा ये रोग है, अब उसका सल्यूशन क्या है ये आपको बताया गया है, अब उस सल्यूशन को अप्लाई करना होगा कि ठीक है, अगर जैसे शॉर्ट टेम्पर जैसे आपने वर्ड किया, तो शॉर्ट टेम्पर क्यों हो रहा है? शॉर्ट टेम्पर शायद इसलिए हो रहा हो कि यू फील योर डिज़ायर्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड, आपके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रहे, या आप किसी एक पर्टिकुलर वे में चीज़ों को चाहते हैं, उस तरह से चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो ये जो भी इश्यूज हैं, इनसे आपको इंट्रोस्पेक्ट करके ओवरकम होना होगा, तब जाके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी सेल्फ अवेयरनेस का ही एक हिस्सा है। ओके, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हमने ये जान लिया कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए मैंने जब मॉडल प्रेजेंट किया तो उसमें एक सेक्शन रखा यस सर। मेथड्स का है। यस तो उसमें राजसिक में क्या मेथड है? रिड्यूस आवर डिजायर्स। यस तो डिजायर्स को जब हम रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगर भी रिड्यूस हो जाएगा। इन द गीता दे से दैट डिजायर एंड एंगर दे आर ट्विन ब्रदर्स। तो वो ब्रदर्स हैं, एक आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ओके, सो वो वही यस सर। आपको अप्लाई करना होगा। ऑल राइट। यस सर। आप में से कोई, मैं ये चाहूंगी कि आप में से कोई स्टूडेंट इस लेक्चर का फीडबैक देना चाहता है क्या? फ्यू वर्ड्स, कोई भी स्टूडेंट अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे, फीडबैक ऑफ दिस लेक्चर सेशन, एनीवन? यस मैम, एक्चुअली में सर ने जो मुझे बेस्ट पॉइंट ये लगा जो सर ने 3 गुण की बात की थी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये हम लोगों ने पहले भी सुना है और पढ़ा है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा था कि ये पर्सनालिटी में कितना इफेक्ट करता है और कौन सा गुण हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। बस ये जानते थे कि हाँ ये गुण है और ये इस इंसान के अंदर है, मतलब ये इस गुण का इंसान है, बट इस गुण के अलावा हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बेस्ट पॉइंट था अकॉर्डिंग टू मी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? कोई भी अपना फीडबैक दे सकता है। कुछ भी नहीं? और किसी स्टूडेंट को कुछ कहना है इस लेक्चर के संदर्भ में? कोई फीडबैक? It was a very educational session, so very enjoyed it. अच्छा, तो कुछ सीखा बेटा? एंजॉय तो किया, ये तो बहुत Yes, अच्छा ma'am. लगा, लेकिन कुछ सीखने का मिला क्या? Yes, ma'am. बहुत कुछ
कि happiness, how to attain happiness, and what are the steps, and what is the circle of happiness. That is all. अच्छा, ओके, वेरी नाइस। देखिए, ये लेक्चर कराने का हैप्पीनेस और वेलबीइंग सेंटर की तरफ से ये लेक्चर तभी हमारा सार्थक होगा जब हमारे स्टूडेंट्स इसमें से अगर कोई एक छोटी-सी चीज़ भी पिक कर लेते हैं कि अगर उनके मन में ये भी आ गया कि हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो 3 गुण बताए गए हैं, इनको हम किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं और उसके आधार पर हम उनको कैसे छोटी-छोटी अपनी सोच बदल के, अपने एक्शन बदल करके हम इन्हें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर इस लेक्चर से कुछ भी आप अपने घर ले गए हों, अपने साथ ले जाएँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सार्थकता होगी इस लेक्चर की। और फाइनली मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि उद्धव, रियली मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ ऐसी ही चीज़ मैं अपने हैप्पीनेस वेलबीइंग सेंटर में कराना चाहती थी कि जो बच्चों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल ग्रोथ में आगे भी काम आए। और वो बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आज सुनने के बाद हम कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना हम उसको अपने एक्शन में लेके आते हैं, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आज हमने सुना और बस अब हो गया, बहुत ज़्यादा देर हो गया, बहुत टाइम हो गया, नथिंग लाइक दैट। जितना आप उसको अपना इम्बाइब करेंगे और अपने पर्सनैलिटी में लाएँगे, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो उद्धव, थैंक यू वेरी, वेरी मच। और हम लोग आगे भी कभी कुछ ऐसे ही अच्छे और दार्शनिक स्तर पर हम क्या सोचते हैं, भारतीय मनोविज्ञान क्या सोचता है, इस पर हम आगे भी लेक्चर इनवाइट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो और यस, सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा हो और सबने कुछ सीखा हो। और मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा हैप्पीनेस एंड वेलबींग सेंटर के लिए। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लगा। और मैं इस मतलब इसमें आपको बेस्ट विशेस अपनी देना चाहूँगा कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे आगे भी प्रोग्राम्स हों और उसमें स्टूडेंट्स खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इससे खूब सीखें। बिल्कुल, राइट, राइट। हम लोग इस तरह की सीरीज़ टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के वेलफेयर और उनके हैप्पीनेस के लेवल को, उनके वेलबीइंग को एनहांस करने के लिए हम लोग करते रहेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएँ। नया वर्ष आने वाला है। अभी से सभी को नए वर्ष मंगलमय हो। उद्धव, आपको भी बहुत-बहुत मंगलमय हो। थैंक तो यू इसी के मैम, साथ आपको इस भी। लेक्चर को थैंक यू। इसी के साथ इस लेक्चर को फिर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड थैंक यू टू Thank एवरीबॉडी। you, sir. Thank you, हैप्पी ma'am. न्यू ईयर। Happy New Year, हैप्पी न्यू everyone. ईयर। हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। ऑल राइट, अब आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं।